तो आइए अब मैं आपको ईंधन सेल के बारे में बताता हूं। देखिए, ईंधन सेल, ईंधन सेल या फ्यूल सेल वे सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, वे कहलाते हैं ईंधन सेल या फ्यूल सेल। इनको इस तरीके भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सेल्स विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। अर्थात वे सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वो कहलाते हैं ईंधन सेल। इन ईंधन सेलों में कुछ विशेष प्रकार के ईंधन जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मीथेन गैस और प्रोपेन गैस आदि ईंधन के रूप में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इन सेलों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनमें जब तक ईंधन की आपूर्ति की जाती रहती है, जब तक ईंधन की आपूर्ति होती रहती है, ये निरंतर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते रहते हैं। ईंधन सेल कई प्रकार के हैं, लेकिन अब तक जितने भी ईंधन सेल बने हैं उनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल सबसे प्रचलित हैं। कौन से? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। तो मैं फिलहाल आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में बता रहा हूं। शॉर्ट में इनको हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल या फ्यूल सेल इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, अब समझिए आप ईंधन सेलों में जो विशेष है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, उसके बारे में। देखिए, इस सेल का सर्वप्रथम निर्माण बेकन नामक साइंटिस्ट ने सन 1959 में किया था। किसने? बेकन। सन 1959 में। इसलिए इस सेल को बेकन सेल भी कहते हैं, बेकन सेल भी कहते हैं। इस सेल में क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का सबसे पहले उपयोग अमेरिका के अपोलो अंतरिक्ष अभियान अर्थात अपोलो स्पेस प्रोग्राम ऑफ यूएसए में विद्युत ऊर्जा स्रोत के रूप में किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ऐसा आ जाता है कि ईंधन सेल, जो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है, इसका कोई प्रयोग बताइए कि ये कहां पर प्रयोग किया गया था, उपयोग किया गया था इसका। तो अमेरिका के अपोलो अंतरिक्ष अभियान या अपोलो स्पेस प्रोग्राम ऑफ यूएसए में ये विद्युत ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया था। सबसे पहले मैं आपको इसका एक डायग्राम बनाकर समझाता हूं इस सेल के बारे में। तो देखिए, इसमें ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड हैं। ये एनोड अर्थात नेगेटिव टर्मिनल और ये कैथोड अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल होता है।
इसमें कार्बन के पोरस इलेक्ट्रोड हैं। ये पोरस मीन्स सूक्ष्म छिद्र वाले, इनकी दीवारों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इनमें उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्म मात्रा में प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर और कोबाल्ट ऑक्साइड मिला हुआ होता है, जो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का कार्य करता है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड हैं, इनमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इसलिए इनको कार्बन के पोरस इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन पोरस इलेक्ट्रोड में इधर से हाइड्रोजन गैस और इधर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। ये जो बीच का स्थान है इलेक्ट्रोडों के, इस बीच के स्थान में कास्टिक सोडा यानी NaOH या कास्टिक पोटास यानी KOH का कंसेंट्रेट सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, KOH और NaOH सॉल्यूशन। ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड। तो देखिए यहां पर शुद्ध जल प्राप्त होता है। इस सेल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका मुख्य जो प्रोडक्ट है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा के अलावा इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में जल उत्पन्न होता है और ये जल अमेरिका के अपोलो अंतरिक्ष अभियान में वैज्ञानिकों के द्वारा पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए आप देख रहे हैं, ये एक साधारण चित्र है इसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का। समझिए दोबारा, इसमें कार्बन के 2 पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं जिनमें सूक्ष्म मात्रा में क्या मिला हुआ होता है, प्लेटिनम, पैलेडियम या सिल्वर या कार्बन या कोबाल्ट ऑक्साइड आदि के द्वारा मिश्रित होते हैं। ये इसमें उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन दोनों के बीच के रिक्त स्थान में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, कंसेंट्रेट सॉल्यूशन, जो विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। चित्र के अनुसार इधर से हाइड्रोजन गैस और इधर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है इन कार्बन के एनोड और कैथोड के मध्य में। रिएक्शन इस तरीके से होती है, आप समझिए कि जब इस सेल का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया इस तरीके से होती है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, एनोड पर गैस OH आयनों से रिएक्शन कर ये बनाती है 2OH आयन और H2, तो ये बना लेती है 2H2O लिक्विड, और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये रिएक्शन होती है इस पर एनोड पर। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करके, हाइड्रोक्सिल आयन कहां से आते हैं, NaOH या KOH इलेक्ट्रोलाइट से, और किसका निर्माण करते हैं, जल का, और इस प्रक्रिया में
इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है कहां पर होती है? एनोड पर। तो ये एनोड पर रिएक्शन है। अब आप देखिए कैथोड पर। कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस जल से क्रिया कर, बाद में वो कर लेंगे, जो ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस जल से क्रिया करके, और रिडक्शन की प्रक्रिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और बना लेते हैं 4OH आयन। 4OH आयन। अब देखिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 4 हो गए। तो यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब इसको आप बैलेंस करेंगे तो देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 4 है, तो इसको 2 से आप गुणा कर दीजिए। इस पूरी रिएक्शन को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, ये 4H2 हो जाएंगे, ये 4OH आयन हो जाएंगे, और ये 2H2 हो जाएंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करके जल का निर्माण कर रही है। तो ये जो जल है, ये अपोलो अंतरिक्ष अभियान के तहत उन वैज्ञानिकों के द्वारा पेयजल के रूप में ग्रहण किया गया था। इस सेल का सेल विभव 0.9 वोल्ट होता है, और इसका जो ताप प्रकाश है वो 243 केल्विन से 413 केल्विन है। अर्थात ये सेल -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर पूर्ण रूप से कार्य करने में सक्षम होता है। तो इस सेल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जब तक इसमें ईंधन की आपूर्ति की जाती रहती है, तब तक यह निरंतर विद्युत धारा का उत्पादन करता रहता है। तो ये आपने अभी समझा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में। इसे बेकन सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेल का सबसे पहले निर्माण बेकन द्वारा किया गया था। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं ईंधन सेलों के लाभ। ईंधन सेलों के लाभ या सेल के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहला ही बताया है कि ईंधन सेल बहुत ही महत्वपूर्ण सेल होते हैं, लेकिन फिर भी ये हर व्यक्ति की पहुंच से दूर होते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, लाभ क्या हैं, फिलहाल हम उन पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं ईंधन सेलों की, वो है नंबर 1 उच्च दक्षता, यानी हाई एफिशिएंसी। नंबर 2 प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली, यानी पॉल्यूशन
फ्री वर्किंग। और नंबर 3 है सतत ऊर्जा आपूर्ति, यानी कंटीन्यूअस पावर सप्लाई। ये 3 पॉइंट के अंतर्गत हम इसका वर्णन करेंगे, क्या लाभ है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ईंधन सेल वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण सेल होते हैं, लेकिन इन पॉइंट के अंतर्गत हम उनका किस तरीके से अध्ययन करते हैं। देखिए, ईंधन सेलों की जो दक्षता होती है, दक्षता कहते हैं उनकी विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। अगर हम थ्योरेटिकल देखें, सैद्धांतिक रूप से देखें, तो इनको ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को 100% विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में इनकी जो दक्षता है वो लगभग 70 से 80% तक होती है, जो अपने आप में बहुत अधिक मानी जाती है। जबकि जो परंपरागत सेल होते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो अन्य परंपरागत सेल होते हैं, उनकी दक्षता मात्र 40% होती है। इसलिए यह माना गया है कि ईंधन सेल की दक्षता बहुत अधिक होती है। जैसे दूसरा पॉइंट है प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली, फ्री पॉल्यूशन वर्किंग। सामान्यतः देखा जाता है कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के जो परंपरागत सेल हैं वो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, लेकिन ईंधन सेलों के द्वारा जो मुख्य प्रोडक्ट है वो है विद्युत धारा, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ये केवल जल उत्पन्न करते हैं, और जल आपको मालूम है किसी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता है। इसलिए ये माना जाता है कि ये जो ईंधन सेल हैं इनकी ये किसी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन नहीं करते, यानी पॉल्यूशन फ्री होते हैं। तीसरा पॉइंट है सतत ऊर्जा आपूर्ति। जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूं आपको पिछले उसमें कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है ईंधन सेलों की कि जब तक इनमें निरंतर ईंधन की आपूर्ति की जाती रहती है तब तक ये लगातार ऊर्जा का उत्पादन, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते रहते हैं। इनकी एक और विशेषता है कि जब इनमें लगातार ईंधन की आपूर्ति की जाती है तो इनके वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, लगातार पूर्ण वोल्टेज की विद्युत धारा ये उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईंधन सेल बहुत ही लाभदायक होते हैं, उनकी दक्षता बहुत अधिक होती है, वो प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली अपनाते हैं और उनमें ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति होती रहती है। अब इसके साथ ही हम आपको आगे बताएंगे ईंधन सेलों की सीमाएं, ईंधन सेलों की सीमाएं। ईंधन सेलों की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ फ्यूल सेल्स। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया है कि वाकई में ईंधन सेल बहुत महत्वपूर्ण सेल होते हैं, इनकी दक्षता बहुत होती है, प्रदूषण रहित इनकी कार्य प्रणाली होती है और ये लगातार ऊर्जा का उत्पादन करते रहते हैं। इस दृष्टि से देखा जाता है कि ईंधन सेल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु इनकी कुछ व्यवहारिक लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इनमें कठिनाइयां भी हैं। जैसे नंबर 1 है, आप जानते हैं कि ईंधन सेलों में कुछ विशेष प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को
द्रव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इन सेलों में। अब वो कैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को अति उच्च दाब पर और अति निम्न ताप पर विशेष प्रकार के उपकरणों के द्वारा लिक्विफाई करके विशेष तरह के सिलेंडरों में, विशेष प्रकार के जो सिलेंडर होते हैं उनमें उनका भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि इनके लिक्विफाई करने में और इनको रखने में बहुत अधिक कठिनाई होती है, जिससे इन सेलों का जो मूल्य है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए ये सेल सामान्य व्यक्ति की पहुंच से अधिक हो जाते हैं, कीमती हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया, इन सेलों के जो ईंधन होते हैं उनको, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रयोग की जाती है, तो उनको लिक्विफाई करने के लिए उच्च दाब और निम्न ताप पर विशेष प्रकार के सिलेंडरों में भंडारण करके लिक्विफाई करके रखा जाता है, जिससे उनको लिक्विफाई करने में बहुत अधिक लागत आती है, जिससे इन सेलों की जो लागत है बहुत अधिक बढ़ जाती है, ये कीमती हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इन सेलों में जो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है तो उसमें कार्बन के पोरस इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। उन पोरस इलेक्ट्रोडों में उत्प्रेरक के रूप में कई पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे प्लेटिनम है, जैसे पैलेडियम है, जैसे सिल्वर है, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड है। ये बहुत कीमती पदार्थ हैं। जब इनको उन इलेक्ट्रोडों में मिलाते हैं तो उस सेल की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसलिए ये बहुत अधिक कीमती हो जाता है और हर व्यक्ति की पहुंच में ये नहीं होता, इसलिए हर व्यक्ति इसको प्रयोग में नहीं ला सकता। जैसे तीसरा है कि इनमें वैद्युत अपघट्य के रूप में, वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सांद्र KOH या NaOH सॉल्यूशन यूज किया जाता है, जो बहुत अधिक कोरोसिव या संक्षारक होता है, अर्थात जलाने वाला होता है। इसलिए इन सेलों के प्रयोग करने में कुछ कठिनाइयां होती हैं, हर व्यक्ति इनको यूज नहीं कर सकता। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये सेल बहुत कीमती होते हैं, इसलिए ये सब आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, बहुत अधिक कीमती होते हैं। तो ये ईंधन सेलों की कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं,